23 डेबिट कार्ड और उन कार्ड्स के जरिए 95 करोड़ रुपए निकाले गए। उन पैसों का क्या इस्तेमाल हुआ, कहां खर्च किए गए, किसी को कुछ पता नहीं। कि एक नेताजी हैं, जिन नेताजी का कहना है, जिन्होंने माना है तो मोदी जी को ठोकने आए थे। वो जेंजी जो यही नेताजी कह रहे थे कि नेपाल बना दो। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेंजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है तो हमारे देश का जेंजी आज नेपाल का जेंजी हिंदू राष्ट्र बना रहा है। तो ये बातें कहां तक सही हैं कि क्रांति अपने साथ बदलाव लाता है, सुलभ बदलाव, बेहतरीन बदलाव, ये आप अपने आप सोचो। अगर मेटा चीफ जाकर के वहां मान रहा है कि हाँ एब्यूजिव कंटेंट्स को बढ़ाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए, तो आपको लग रहा है कि जंतर मंतर पर बैठे लोग पैसा खर्चा कर रहे थे? नहीं, पीछे कोई मास्टरमाइंड था। सौरभ दास के पिताजी क्या करते हैं, सौरभ दास का अपना बैकग्राउंड क्या है, इतने सारे पैसे किराए के रूप में सौरभ दास दे कैसे रहा है, ये जो लग्जरी लाइफ कि कहीं जाके कोई डिजाइनर बैग खरीद रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, फ्लाइट में आना जाना, ये सब चल कैसे रहा है? लोगों को जानना भाई लोगों को ट्विटर पर धमका रहा है, हम केस कर देंगे, हमारे खिलाफ अगर ऐसा वैसा कुछ किए तो हम किसी कंपनी को नहीं जानते। लेकिन भाई अपना लिंक्डइन प्रोफाइल डिलीट करना भूल गया। लेकिन जब चीजें निकलनी शुरू हुई तो ट्विटर पर सौरभ दास ने विजय पटेल को ब्लॉक कर दिया। विजय पटेल ने जब आशुतोष रंका से सवाल किया कि फोर्ड फाउंडेशन वो फाउंडेशन है जो पहला एनजीओ था नेताजी का, फोर्ड फाउंडेशन को कौन फंड करता है? दुनिया जानती है जॉर्ज सोरोस का फाउंडेशन है। क्या आशुतोष रंका भी जॉर्ज सोरोस से जुड़ा हुआ है? ये लोग जो पैसा भेज रहे हैं वो कैसे भेज रहे हैं, किस तरह के लोगों को भेज रहे हैं, वो देखिए। और जब ये बात आई तो मालिक खुद आगे से आकर के कह रहे हैं ट्विटर पर, न्यू कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। कौन लोग हैं जो जंतर मंतर पर बुफे सजा रहे थे और झारखंड में कुछ पूछ ही नहीं रहा है? समझिएगा, एक पूरा इकोसिस्टम बिलबिलाया हुआ है एफसीआरए का नाम सुन के, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं प्रकाश ललित। आज की खबर की शुरुआत करेंगे एक आर्टिकल के साथ, जो खबर है जून 2026, जिसमें कहा गया वन नेम 23 डेबिट कार्ड्स ₹95 करोड़, ईडी प्रॉप्स क्रॉस बॉर्डर फंडिंग नेटवर्क लिंक टू यूएस बेस्ड एनजीओ। मतलब बैंक का जो एटीएम होता है एक ही आदमी के नाम से, वैसे 23 डेबिट कार्ड और उन कार्ड्स के जरिए 95 करोड़ रुपए निकाले गए। उन पैसों का क्या इस्तेमाल हुआ, कहां खर्च किए गए, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन एक नाम से 23 एटीएम से अलग अलग जगहों से ढेर सारे पैसे निकाले गए। क्या इस्तेमाल, खोजते रहिए, चिल्लाते रहिए। और ये सब का सब किया गया डायरेक्ट, विदेशों से फंड भेजी गई, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया गया और उनसे पैसे निकाले गए। आपको क्या लगता है कि इस तरह के ट्रांजैक्शंस देश की भलाई के लिए होते हैं, देश की खुशहाली के लिए होते हैं, देश में अमन चमन बना रहे उसके लिए होता है? अब अमन से याद आया कि एक नेताजी हैं, जिन नेताजी का कहना है, जिन्होंने माना है कि ये जो स्टूडेंट थे, जो कथित स्टूडेंट थे, मान लीजिए हमारे हिसाब से, नेताजी के हिसाब से स्टूडेंट थे, वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए नहीं आए थे, वो नरेंद्र मोदी को ठोकने आए थे। तो मोदी जी को ठोकने आए थे। आपके ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। दुनिया का कोई भी देश और रहने वाली वहां की आबादी, 100% आबादी संतोष में नहीं जी सकती है। इतने बड़े देश में कोई ना कोई तबका, कोई ना कोई समूह हमेशा असंतोष में रहता है। लेकिन उस असंतोष की तस्वीर को गंभीरता भरे शब्दों के साथ दिखाकर, टेलीविजन पर बड़ी बड़ी पिक्चर्स दिखाकर या कैमरों में दिखाकर हम आपको वो पूरी देश की तस्वीर बता दें, ये भी न्याय नहीं है। सामने से नेताजी मान रहे हैं कि बच्चे मोदी जी को ठोकने आए थे। आप इसको कहां तक ले जाना चाहते हैं, कहां तक नहीं ले जाना चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहा है, मुझे नहीं पता। विदेशी ताकतें, जहां तक सवाल है एफसीआरए का, हम उस पर आते हैं। दुनिया के जिस किसी भी देश को
यूरोपीय ताकतें या अमेरिका को डीएस्टेब्लिश करना होता है, उनका बहुत फिक्स्ड तरीका है। स्टूडेंट्स नाराज हैं, युवा नाराज हैं, युवा हमेशा नाराज होते हैं, हर देश में होते हैं। एक तबका युवाओं का नाराज ही रहता है। हम उनकी नाराजगी पर अपनी खेती करते हैं और उस देश में सत्ता परिवर्तन कर ले जाते हैं। दुनिया का कोई भी सुधार हिंसा से होकर नहीं गुजरता है। आपने बांग्लादेश में देखा क्या हो गया? क्या बांग्लादेश का सिचुएशन बदल गया? बांग्लादेश बद से बदतर स्थिति में है। वो जेंजी जो यही नेताजी कह रहे थे कि नेपाल बना दो। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेंजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेंजी मुझे अपने देश के जेंजी पे पूरा भरोसा। आज नेपाल का जेंजी हिंदू राष्ट्र बना रहा है। तो ये बातें कहां तक सही हैं कि क्रांति अपने साथ बदलाव लाता है, सुलभ बदलाव, बेहतरीन बदलाव? ये आप अपने आप सोचो। आपका देश सही दिशा में है, आपका देश सही रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और ऐसे में कुछ लोग ये चाहते हैं बस इसीलिए क्योंकि आप उनको नहीं चुन रहे, क्योंकि आप उनको बार बार नकार रहे हैं, उनको सत्ता नहीं मिल रही है और इसीलिए वो देश में कुछ भी कर देना चाहते हैं। कॉकरोचों का आंदोलन कहीं से भी स्टूडेंट आंदोलन नहीं था। ये फुल्ली फंडेड और देश को अस्थिर करने की एक कोशिश थी। तमाम मीडिया रिपोर्ट से लेकर खुफिया रिपोर्ट्स तक आ गई। अगर मेटा चीफ जाकर के वहां मान रहा है कि हां एब्यूजिव कंटेंट्स को बढ़ाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए, तो आपको लग रहा है कि जंतर मंतर पर बैठे लोग पैसा खर्चा कर रहे थे? नहीं, पीछे कोई मास्टरमाइंड था। जब आपकी बेटी वहां गाली दे रही है, कोई जानबूझकर पहले उसको प्रोवोक करता है, उससे गाली दिलवाता है, वो रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड होने के साथ उस कंटेंट पर पैसे भी खर्च कर रहा है, पेड प्रमोशन करा रहा है, और मेटा के ऑफिस में बैठा कोई वामपंथी उसको एल्गोरिदम के अंदर डाल देता है। मतलब मेटा का एल्गोरिदम भी उसी तरह के एब्यूजिव कंटेंट को, घटिया कंटेंट को आगे बढ़ाता है। जो कंटेंट एंटी इंडिया है, जो कंटेंट एंटी नेशनल है, एंटी मोदी है, उसको बढ़ाया जाता है और खुद प्रधानमंत्री की कही गई बात को रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। यह गेम कितना बड़ा है शायद हम आप ठीक से समझ भी नहीं सकते। और वहां आपके बच्चों का इस्तेमाल हो गया। आप ये बताइए, जो शबाना आजमी आके ऐसे कर रही थी नेहा बोरा को कि क्रांति की बयार तुमने जो जगा दी है, झारखंड की बच्चियां भी भूखी हैं। आपने किसी शबाना आजमी को देखा है? नहीं जाएंगी, क्योंकि वहां कोई भारत तेरे टुकड़े होंगे वाला नहीं है, वहां कोई भी कश्मीर की आजादी वाला नहीं है। वहां बच्चे कर चले हम फिदा गा रहे हैं, भारत माता की जय गा रहे हैं, वंदे मातरम गा रहे हैं। झारखंड के आम परिवार के लोग वहां जाकर बच्चों की सेवा कर रहे हैं। आप सोचिएगा कोई शबाना आजमी वहां क्यों नहीं जा रही है? फुल्ली फंडेड, फुल्ली एंटी इंडिया मूवमेंट, जहां आम बच्चों को, शरीफ बच्चों को उनका केवल इस्तेमाल किया गया। कैसे? आइए कुछ कलाकारों से मिलते हैं। नाम है सौरभ दास, यही वाला कलाकार। हाउस रेंट ये वो वगैरह वगैरह। तो अभिजीत ने तो एक पॉइंट रख ही दिया है कि मोदी जी को अपना डिग्री दिखाना चाहिए। वो तो रेडी ही है अपना डिग्री दिखाने के लिए। वो बोल रहे फंडिंग उनका स्कॉलरशिप, तो हम लोग ये भी मांग करते हैं कि पीएम केयर्स का ऑडिट हो जाए पिछले 3 साल का। जो प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड है उसका भी जरा बता दीजिए, ब्यौरा दे दीजिए। बीजेपी को कहाँ से फंडिंग मिल रही है वो भी बता दीजिए, तो हम लोग भी बता देंगे। कागज उनको भी दिखाना पड़ेगा अगर हमसे भी कागज मांगा जा रहा है तो। अब आप ये समझिए, ये सौरभ दास देश के प्रधानमंत्री की डिग्री कौन क्यों मांग रहा है? तू है कौन भाई? क्या करते हो? काहे की दुकान है तुम्हारी? लेकिन ये मांग रहा है। जानते हैं क्यों? ठीक वैसे जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपको टीटी ने पकड़ लिया, टीटी आपसे टिकट मांग रहा है, आप कह रहे हैं कि रेल मिनिस्टर का डिग्री दिखाओ। अरे यार, ट्रेन में टिकट लेके चढ़ना है, तुम बगैर टिकट चढ़े हो, टीटी तुमसे टिकट मांग रहा है, टिकट दे दो, दिखा दो, बात खत्म हो गई। लेकिन तुम कह रहे हो कि रेलवे मिनिस्टर को बोलो डिग्री दिखाने, तब हम टिकट दिखाएंगे। इस बकलोली का कहीं कोई जवाब नहीं है। आप समझते हैं ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों ने पूछ दिया कि सौरभ दास
ऐसे इलाके में, जिस इलाके में 100 स्क्वायर मीटर का घर जो है, या 100 यार्ड का घर जो 200 यार्ड 300 यार्ड का घर जो है 2.5-3 लाख रुपए किराए पर मिल रहा है, उस इलाके में सौरभ दास 1000 स्क्वायर यार्ड के घर में कैसे रह रहा है? सौरभ दास के पिताजी क्या करते हैं? सौरभ दास का अपना बैकग्राउंड क्या है? इतने सारे पैसे किराए के रूप में सौरभ दास दे कैसे रहा है? ये जो लग्जरी लाइफ कि कहीं जाके कोई डिजाइनर बैग खरीद रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, फ्लाइट में आना जाना, ये सब चल कैसे रहा है? लोगों को जानना भाई कि ये जो क्रांति आंदोलन जैसे बड़े बड़े शब्द और ये जो जेंजी एक्सेंट के साथ ये जो कलाकारी तुम कर रहे हो बाबू, ये आ कहां से रहा? लोगों को बताने में क्या दिक्कत है? अब लोगों ने सौरभ दास का आगे पीछे सब खोदना शुरू कर दिया है, तो सीजीपी बौखलाई हुई है। कॉकरोच कह रहे हैं कि हम लोग केस कर देंगे। वो लोग जो इस देश की संसद में घुस जाना चाह रहे थे, वो लोग जिन्होंने कहा आपके बच्चों की जाओ संसद तक, उनको यह नहीं बताया कि करना क्या है। जिन्होंने आपके बच्चों को पुलिसिया लाठी के आगे ठेला, वो अपने बारे में बताने से बच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि घर में कोई रिपोर्टर चला गया, बोल रहे हैं ये तो निजता का हनन है, हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। तुम लोगों ने इस देश की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया? हजारों की भीड़ को बुलाकर भीड़ को उनके हाल पर छोड़ दिया और खुद बाहर हो गए। क्या तुमने सोचा है कि देश की इमेज की चिंता तुमको थी? जब संसद के साथ कोई अनहोनी हो जाती और दुनिया भर में वो अखबार में तस्वीर छपती, क्या तुमको चिंता थी? नहीं थी। और अब तुम जो ये कानूनी हवाला दे रहे हो, वो किस लिए? केवल ये बता दो कि वो पैसा आ कहां से रहा है। सौरभ दास करता क्या था? लोगों ने निकालना शुरू कर दिया है। सौरभ दास क्लाइमेट एक्शन फ्रंट कोई कंपनी थी, उसके ये को फाउंडर थे। लिख रहे हैं, इनका पुराना मेरे ख्याल से 3 साल पहले का है। लिखा है, आई एम हैप्पी टू शेयर दैट आई एम स्टार्टिंग अ न्यू पोजीशन एज को फाउंडर एट क्लाइमेट एक्शन फ्रंट। अभिजीत अय्यर मित्रा हैं, जिन्होंने 22 मई को ही पूछा था कि ये जो सौरभ दास है, तब तक तो कॉकरोच आंदोलन भी शुरू नहीं हुआ था। ये 100,000 स्क्वायर यार्ड के घर में रहता है साउथ दिल्ली में, विथ अ लार्जन गार्डन। रेंट यूजुअली स्टार्ट्स अराउंड 7 लाख के आसपास का जो रेंट शुरू होता है। ये कैसे ये सब कर रहा है? ये इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट लिखता है खुद को, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, और इसके खिलाफ लोगों ने थोड़ी सी पूछताछ कर दी, तो अब ये कह रहा है कि हम केस कर रहे हैं। यही क्रांतिकारी थे ना। ये क्या करते हैं, इनका बैकग्राउंड लोगों ने निकालना शुरू कर दिया। एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है इन्हीं की तरह, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट करते हैं, विजय पटेल। उन्होंने लिखा, सौरभ दास, क्या तुम क्लाइमेट एक्शन फ्रंट नाम का कोई फोनी कंपनी चलाते हो? जो तुम कह रहे हो कि नहीं ये रबिश है, ये झूठ है मिलोड, ये सब कुछ झूठ है। लोगों ने निकालना शुरू कर दिया। एक कंपनी में ये व्यक्ति, जो फर्जी कंपनी है, जो जमीन पर कहीं कुछ है ही नहीं, ये लिख रहे हैं, पटेल जी, योर कलीग फ्रेंड Shubham Thakur and you co-founder a consultancy firm with no registered address. Have you received foreign funding in this consultancy firm in the name of climate? वातावरण के नाम पर फंडिंग ली गई। और by the way, you still not forget to remove data from the LinkedIn. भाई लोगों को ट्विटर पर धमका रहा है, हम केस कर देंगे, हमारे खिलाफ अगर ऐसा वैसा कुछ किए तो। हम किसी कंपनी को नहीं जानते, लेकिन भाई अपना लिंक्डइन प्रोफाइल डिलीट करना भूल गया। भाई का 1 साल पुराना है लिंक्डइन पर, ये फोटो देख लीजिए। आई अटेंड द सस्टेनेबिलिटी समिट बाय आउटलुक पब्लिशिंग इंडिया पीवीटी एलटीडी, interacted with many stakeholders in MSME and discussed how we can all play our roles in empowering sustainable change. I'm happy to let you know the launch of Climate Action Front that is helping companies and startups in weaving their sustainability stories and drive sustainable change with the data.
हमारी कंपनी नहीं है, हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, ये सब फर्जी, हम केस कर देंगे। भाई का एक पुराना ट्वीट लोगों ने निकाल लिया। एक ठाकुर फाउंडेशन नाम की कहानी है। अब इस ठाकुर फाउंडेशन के बारे में किसी दिन इत्मीनान से बहुत डिटेल में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बताया यह जा रहा है वही ठाकुर साहब इन सब के बाप हैं पैसे के मामले में। ये इन भाई साहब को कहीं से पैसा मिला, लिख रहे हैं, आई एम डिलाइटेड टू रिसीव दिस ग्रांट फ्रॉम द ठाकुर फैमिली फाउंडेशन, स्पेशल थैंक्स टू DS ठाकुर सर फॉर दिस ऑनर। ये DS ठाकुर याद रखिएगा, $8,000 इनको ग्रांट में मिले थे। $8,000 का मतलब है करीब करीब 8 लाख रुपए। एक लड़का ऐसी लग्जरियस लाइफ जी रहा है जो अभी क्रांति कर रहा था, उसके बारे में बैकग्राउंड चेक लोगों ने करना शुरू कर दिया, तो बताया जा रहा है कि दुनिया भर की अलग अलग जगहों से उसको पैसे पहले से आ रहे हैं। वो लग्जरी लाइफ जी रहा है। करता क्या है किसी को कुछ नहीं पता। कोई क्लाइमेट एक्शन फ्रंट नाम की कंपनी का को फाउंडर है, जिसके बारे में खुद ही कह रहा है कि नहीं हम इसमें नहीं थे, लेकिन लोगों ने पुराना सब कुछ ले आए वापस कि ये तुम कौन हो। ये है दिनेश ठाकुर, पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, US में बड़े खिलाड़ी हैं। ये उन लोगों में है जो जब भारत कोविड वैक्सीन पर हम लोग काम कर रहे थे, भारत कोरोना से लड़ रहा था, ये व्यक्ति वो है जो देश में विदेशी वैक्सीन फाइजर के लिए लड़ रहा था, फाइजर की वकालत कर रहे थे। एक दूसरा कलाकार जो है ये अभिषेक रंका, आशुतोष रंका, माफ करिए, आशुतोष रंका पहले इस पार्टी से जुड़ा हुआ था। ये सब कुछ जो आपको दिख रहा है जिसमें नेताजी कह रहे हैं कि वो मोदी को ठोकने आए थे, दूसरी तरफ जिस तरह के एलिमेंट, वो चाहे अभिजीत दिक्के हो, वो भी इसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो चाहे आशुतोष रंका हो, वो भी इसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। यानी इन सब का एक पास्ट है, एक बैकग्राउंड है, और ये अचानक ही नहीं देश के खिलाफ क्रांति करने आए हैं। इनका सिंगल मोटो है जो समझ आ रहा है लोगों को, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो भी देर सबेर समझ जाएंगे। आशुतोष रंका के बारे में विजय पटेल लिख रहे हैं, हेलो आशुतोष, सिंस यू हैव चूजन द सेम नेम परिवर्तन फॉर योर एक्टिविज्म विच वाज फर्स्ट NGO नेम ऑफ योर देयर लीडर, वही नेताजी, was funded by the Ford Foundation. Gen Z India wants to know your funding source for the Parivartan. I hope you won't run away like Saurabh Das. विजय पटेल ने जब एक एक कर सारी चीजें रखनी शुरू की, तो पहले तो सौरभ दास ने आपको दिखाया कि CJP और सौरभ दास धमका रहे, लेकिन जब चीजें निकलनी शुरू हुई तो ट्विटर पर सौरभ दास ने विजय पटेल को ब्लॉक कर दिया। विजय पटेल ने जब आशुतोष रंका से सवाल किया कि फोर्ड फाउंडेशन वो फाउंडेशन है जो पहला NGO था नेताजी का, फोर्ड फाउंडेशन को कौन फंड करता है दुनिया जानती है, जॉर्ज सोरोस का फाउंडेशन है। क्या आशुतोष रंका भी जॉर्ज सोरोस से जुड़ा हुआ है? यह कहानी लोग पूछ रहे हैं। दर्शकों, वो जो ठाकुर फैमिली फाउंडेशन है जो कहीं दवा के व्यवसाय में, ड्रग के व्यवसाय में है, अब अमेरिका में शिफ्टेड हैं ये लोग जो पैसा भेज रहे हैं वो कैसे भेज रहे हैं, किस तरह के लोगों को भेज रहे हैं, वो देखिए। ठाकुर फैमिली फाउंडेशन, दृष्टि फाउंडेशन, नेशनल लॉ स्कूल, ये सब फंडिंग हो रही है। ये सब एक्सपर्ट हैं। कौन है? शाहिद जमील, अनंत भान, उर्मिला तट्टे, बरबरा उंगेर, तरह तरह के नाम हैं। कुछ जर्नलिस्ट हैं जिनको फंडिंग हो रही है, सौम्या शेख, नितिन सेठी, इन सब का भी नाम एक एक करके आप देख लीजिए। इसके अलावा मीडिया हाउसेस जिनको ये फंड करते हैं वो भी देख लीजिए, जिसमें अनिर्बान शेखरी से लेके, इसके अलावा परवीर पुरकायस्थ, ये बेसिकली वो लोग हैं जो लेफ्ट अलाइंड हैं। आप समझ रहे हैं कि किस तरह के लोगों को फंडिंग हो रही है। इनका असल में काम क्या होगा, ये करते क्या होंगे। मैंने जो आपसे कहा, जो ऑफिस विजय पटेल लिख रहे हैं ट्विटर पर, फाइजर एजेंट्स, बहुत जबरदस्त आरफा खानम के साथ भाई मिलकर उस दौरान भारत के वैक्सीन के खिलाफ जबरदस्त मुहिम चला रहा था और यह बता रहा था कि फाइजर का वैक्सीन कितना कामगर है। एक और जो आगे लिखा जा रहा है, यह देखिए, एक ट्विटर जो आपको नीचे दिखाई दे रही है, न्यू कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। यह वही दिनेश एस ठाकुर है जो इस बात पर लिख रहा है, जब दुनिया ने
तरह तरह की चीजें निकालनी शुरू की कि ये दिनेश ठाकुर कौन है, ये सौरभ दास की फंडिंग क्यों कर रहा है, सौरभ दास को ग्रांट क्यों दे रहा है, या फिर ये इतने सारे मीडिया हाउसेस को फंड क्यों करता है, और वो तमाम मीडिया हाउस जिनको ये फंड कर रहा है वो सब के सब सीजेपी, सौरभ दास और आशुतोष रंका को बचाने में क्यों लगे हुए, वो सब के सब सौरभ दास के बचाव में क्यों लगे हैं, क्योंकि सबका मालिक एक। और जब ये बात आई तो मालिक खुद आगे से आकर के कह रहे हैं ट्विटर पर, न्यू कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। ये बहुत दुनिया का सबसे आसान तरीका है जिसमें आपको सब कुछ झुठला देना है, बेकार बता देना है, कह दो कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी। लेकिन आपके पास जब जवाब नहीं होता, आप लोग, आपने सुना होगा ना कि ये वाला ज्ञान दीपके का, हमारे देश में एक टाइम हुआ करता था जहां पर वोटर्स सरकार चुनते थे, लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है, सरकार चुन रही है कि वोटर कौन होगा, सरकार चुन रही है कि कौन वोट नहीं करेगा, कौन वोट डालेगा। तो डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चल सकती है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी फिक्स करनी पड़ेगी। अगर इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तो ये देश में इलेक्शन मैनिपुलेशन होता रहेगा और उससे उसके बाद नाम के इलेक्शंस रह जाएंगे। इट विल जस्ट बिकम अ फॉर्मेलिटी। सुन रहे हैं, देश का चुनाव आयोग अकाउंटेबल हो यह तय कौन करेगा? अभिजीत दीपके। देश का चुनाव आयोग अकाउंटेबल है या नहीं, इस बात को तय कौन करेगा? अभिजीत दीपके और कॉकरोच गैंग। और इन कॉकरोचों से यह पूछ लिया कि बाबू तू क्या ऐसा कर रहा है कि जहां 7 लाख 8 लाख रुपए का किराया तुम इतने पॉश इलाके में दे रहे हो, वो लोग ब्लॉक करके भाग रहे हैं, वो कानूनी प्रक्रिया की धमकी दे रहे हैं। जो आदमी अपने प्रोफाइल में लिखता है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, वो एक जर्नलिस्ट के ऊपर एफआईआर की बात कर रहा है। ऐसे लोग क्रांति चाहते हैं इस देश में या देश में अनिश्चितता चाहते हैं, यह समझने में बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आगे एक और ट्वीट है जिसमें कहा गया, द न्यूज लॉन्ड्री एक यूट्यूब चैनल है, आप देखिएगा, अभिनंदन शेखरी आर बाईपासिंग फॉरेन फंडिंग फ्रॉम यूएसए बेस्ड ठाकुर फैमिली फाउंडेशन वाया प्रॉक्सी कंपनी, यानी एक फर्जी कंपनी के जरिए ठाकुर फैमिली फाउंडेशन से पैसा लिया गया। दे हैव रिसीव्ड फंडिंग फ्रॉम यूएसए इन टॉक कंटेंट सॉल्यूशन, इस नाम की एक कंपनी है जिसमें पैसा लिया गया, विच हैज द सेम डायरेक्टर्स एज न्यूज लॉन्ड्री। न्यूज लॉन्ड्री का जो डायरेक्टर है वही टॉक कंटेंट सॉल्यूशन का भी डायरेक्टर है। दिस इज व्हाई दे आर हाइपर एक्टिव फॉर अनदर ठाकुर फंडेड सौरभ दास एंड सीजेपी। न्यूज लॉन्ड्री जबरदस्त प्रोटेक्ट कर रहा है सीजेपी प्रोटेस्ट को और सीजेपी से जुड़े लोगों को। उसी पर विजय पटेल कह रहे हैं कि आप लोगों को जो ठाकुर फाउंडेशन से पैसा मिला, जो एक फर्जी कंपनी के थ्रू आप ले रहे हैं, जिस फर्जी कंपनी का डायरेक्टर वही है जो न्यूज लॉन्ड्री का डायरेक्टर है, और यही कारण है कि आप लोग सौरभ दास को बचाने में लगे हुए हैं। आगे लिखा जा रहा है, श्रेया अरोड़ा है, श्रेया अरोड़ा पैम्फलेट की जर्नलिस्ट है, लिख रही हैं, दिस सौरभ दास हैज एब्सोल्युटली नो सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी व्हाटसोएवर, जस्ट लुक एट द एंटायर प्रोपेगेंडा ही क्रिएटेड अराउंड क्लाइमेट एक्शन फ्रंट in 2025, and now when he is being questioned about it, he simply calls it fake news. Seriously, your LinkedIn profile, your 2025 tweets, your video with co-founder Shubham Thakur, how can you deny all of it? Was this some phony organization you created and are now trying to distance yourself from gaining media attention just because you are in role of CJP spokesperson? आप एक ऑर्गेनाइजेशन के कह लें स्पोक पर्सन हो गए या पार्टी के स्पोक पर्सन हो गए, इसीलिए आप अपने आप को एक फर्जी कंपनी से दूर कर रहे हैं, जिस फर्जी कंपनी के नाम पर आप पूरा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। आप कह रहे हैं सब झूठ है, सब झूठ है, लेकिन लिंक्डइन पर पुराना रिकॉर्ड है, ट्विटर पर पुराना रिकॉर्ड है, वो सब कुछ लोग निकाल रहे हैं। ये कौन लोग हैं भाई? कौन लोग हैं जो जंतर मंतर पर बुफे सजा रहे थे और झारखंड में कुछ पूछ ही नहीं रहा है? समझिएगा, एक पूरा इकोसिस्टम बिलबिलाया हुआ है एफसीआरए का नाम सुन के, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। पहले से है, भारत इसमें कुछ सुधार कह लीजिए या कुछ कठोरतम प्रावधान करने जा रहा है, वो जान करके लोग बिलबिला रहे हैं। अब तो नेताजी कह रहे हैं कि वो मोदी को ठोकने आए थे। आप इस बात से सोच लो। और इसी बात पर बीजेपी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ कहा है। पूरे देश ने आपकी भाषा सुनी है,
तो जिस भाषा का प्रयोग आपने किया है, अगर मैं उसी भाषा में आपको जवाब दूं तो ठुक तो तुम चुके हो और तबीयत से ठोका है। याद है या याद दिलाऊं? तुम तब भी ठुके थे जब तुमने स्वर्गीय अरुण जेटली से माफी मांगी थी। तुम तब भी ठुके थे जब तुमने नितिन गडकरी जी से माफी मांगी थी। और तुम तब भी ठुके थे दिल्ली में उस व्यक्ति के घर, नाम नहीं बता सकता क्योंकि आज भी वो संवैधानिक पद पर है, इनके कमरे में लेट कर तुम ठुके थे। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली वाले तुम्हारा ठुकना देख चुके हैं। ये जो पूरा लेफ्ट कबाल है, लेफ्ट इकोसिस्टम है, ये काम कैसे करता है, इनका तौर तरीका क्या है, आप देख लीजिए। विजय पटेल का दावा है कि एन एड्रेस वेयर न्यूज लॉन्ड्री इज रजिस्टर्ड, ये जो न्यूज लॉन्ड्री नाम का यूट्यूब चैनल है या कंपनी है जहां ये रजिस्टर्ड है, उसके अलावा अलग अलग कई सारी कंपनियां रजिस्टर्ड है जो मैक्सिमम मार्क्सिस्ट यानी लेफ्टिस्ट कंपनियां हैं, या फिर लेफ्टिस्ट आउटलेट कह लें, उनको कह लीजिए कि वामपंथी प्रोपेगेंडा चलाने की मशीनरी जो है वो सब एक ही एड्रेस पर है। ये तमाम कंपनियां एक एड्रेस पर हैं। क्या इसका क्या मतलब है और ऐसा क्यों है? दर्शकों, आपको यह बता दें कि जिस समय हम ये वीडियो कर रहे हैं, सौरभ दास जो है उमर खालिद का बेस्ट फ्रेंड है। ये वाली तस्वीर तो इंटरनेट पर वायरल है ही। जेएनयू में लेफ्ट कबाल ने वहां पर होने वाले इस्कॉन के प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया, लेकिन वो लोग 10 तारीख को कोई इवेंट करना चाहते थे ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, और उस पर कोई बुक डिस्कशन होना था। फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज नाम का कोई बुक है जिस पर ये डिस्कस करना चाहते थे, और उसमें क्या डिस्कस होता? उमर खालिद, उमर खालिद, उमर खालिद, उमर खालिद, उमर खालिद। उमर खालिद जो इस देश के कश्मीर को हिस्सा नहीं मानता, उमर खालिद जो अफजल गुरु को क्रांतिकारी मानता है, उमर खालिद जिसका बाप एक आतंकी संगठन का फाउंडर मेंबर है, उमर खालिद जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाता है, उमर खालिद जो दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद है, उस उमर खालिद के लिए जेएनयू में इसी तरह का इकोसिस्टम जो है एक इवेंट करता है। इस्कॉन का इवेंट कैंसिल करा दिया जाता है। लेकिन अब जब प्रशासन को पता लगा, जेएनयू के प्रशासन को, उन्होंने इस वाले इवेंट की अनुमति नहीं दी है। आपको पता भी नहीं लगेगा और कुछ लोग आपके कंधों का इस्तेमाल करके गोली चला के देश को बर्बाद करके, देश को जला के आगे निकल जाएंगे, अपना हित साध लेंगे। उनके रास्ते में कोई खड़ा है तो वो नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, बीजेपी। उनको ये लग रहा है कि बीजेपी हमारी बात नहीं सुन रही या मौजूदा सरकार में बैठे लोग हमारे हिसाब से नहीं चल रहे। इसमें लेफ्ट इकोसिस्टम भी है, इसमें दुनिया के तमाम देश भी हैं। आप ये बताओ, एफसीआरए होने वाला होता है, अमेरिकी विदेश मंत्री कलकत्ता पहुंच जाता है पहली बार। क्यों? 12 साल में पहली बार। क्यों? आपने सुना होगा कि अमेरिकी वीपी भारत के प्रधानमंत्री से बात करते हैं अचानक। किस लिए? जो अमेरिकी राजदूत हैं भारत में, वो अलग अलग राज्यों में घूम रहे हैं। क्यों? किस लिए? विदेशों से आने वाला पैसा जो आपके घर को जलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अगर आपने इसका सही तरीके से हिसाब कर दिया तो आप यकीन करिए कोई भी आंदोलन कभी किसी दंगे या हिंसा में परिवर्तित नहीं हो सकता है। मुश्किल है। यूएस सेनेटर्स स्टार्टेड स्पीकिंग अगेंस्ट इट। वो हमने आपको ट्वीट दिखा था मूरी का, ये लिख रहा वहां पर बैठ के कि रिपब्लिकन है कि भारत ईसाइयों के खिलाफ है, इस बिल से चर्चों पर जो है एक तरह का आधिपत्य हो जाएगा भारत सरकार का, जबकि ये सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। चर्चों को मिलने वाले पैसे पर भी कोई रोक नहीं। लेकिन सवाल यह है कि चर्च अगर उस पैसे का इस्तेमाल कन्वर्जन के लिए करेगा तो भारत सरकार रोकेगी ना भाई। कुछ लोग इस देश में कन्वर्जन को लीगलाइज करते देखना चाहते हैं। भारत का विदेश मंत्रालय कहता है एफसीआरए इंडियाज इंटरनल मैटर है। यूएस एम्बेसडर टू इंडिया मेट 3 अपोजिशन सीएम्स इन 3 days। आपने देखा है। ट्रम्प सन इन लॉज विजिट चर्च इन केरला। फाइनली यूएस वीपी वेंस, मैंने बता दिया, पीएम मोदी को कॉल किया है। क्या मोदी और शाह ये कर ले जाएंगे? दर्शकों, आप यकीन करिए कि भारत सरकार पर दबाव उस तरह का है जिस तरह का विरोध प्रदर्शन आपने 370 पर नहीं देखा या राम मंदिर पर नहीं देखा। इसमें दुनिया की तमाम ताकतें शामिल हैं जो हर हाल में एफसीआरए को रोकना चाहती हैं। एफसीआरए वो रास्ता है जहां से भारत की आर्थिक प्रगति को रोका जा सकता है। थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा फंड और खेल खत्म। भारत की आर्थिक गति को
रोका जा सकता है, भारत की स्पीड को रोका जा सकता है। और यह बताकर कि छात्र नाराज हैं, किसान नाराज हैं, बेरोजगार नाराज हैं, आपके लोग आपसे नाराज हैं, इतनी बात बताकर आपके ही हाथों से आपका घर जलाने की साजिश है और आपको पता भी नहीं लगेगा। आप बताइए ना कि अगर ये स्टूडेंट कॉज था, अगर ये सवाल बच्चों का था, तो लोग जाते ना झारखंड भी। झारखंड में भी वो सब कुछ होता ना जो जंतर मंतर पे था। नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? नरेंद्र मोदी तानाशाह है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, झारखंड की सरकार ठीक से बात तक नहीं कर पा रही। सोचिएगा, कांग्रेस का मिनिस्टर कहता है कि 25 दिन बैठे रहोगे, 25वें दिन लाठी मारेंगे, फिर हम बात करेंगे। प्रियंक खड़गे की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन तानाशाह मोदी है। यह पूरा खेल नैरेटिव का है। सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से प्रधानमंत्री को गाली देने वाले कंटेंट्स बढ़ाए गए, नेता ने माना कि हां ऐसा हुआ। आपके देश को एक आग में झोंकने की कोशिश थी, आपके बच्चों के शव देखने की कोशिश थी, लेकिन देश में एक समझदार सरकार थी जिसको इस बात का अंदाजा था कि आपका बच्चा आगे चल रहा है। जो आगे चल रहा है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का काडर नहीं है और कोई विदेशी टूल नहीं है, वो इस देश का बच्चा है। उसे भड़काया गया है, उसे गलत गाइड किया गया है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो गुमराह हैं उन्हें सही रास्ते पर लाना हमारा ही काम है। बाकी देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।